नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी, पीजीटी या राजनीति विज्ञान संबंधित अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन हो उसको हम लगा रहे थे। पिछली वीडियोस में हमने फासीवाद और प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र के बारे में देखा हुआ था। आज का जो टॉपिक है हमारा वह जो है आपका वैज्ञानिक समाजवाद या जिसे आप साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद कहते हैं। इसके संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है लगभग 150 प्रश्न हैं, यानी कि 150 प्रश्न है। तो इसको 2-3 वीडियोज़ में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज लगभग 40 प्रश्नों को हल किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और देखा जाएगा इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा भी जा सकता है आपके टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम में। मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद या फासीवाद। तो दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद जो है वह आपका मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, जिसके जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। तो ये पूछता है कि वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद, इन दोनों में से किसी के जनक पूछ लें तो आप क्या लगाएंगे? मार्क्स वहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि कार्ल मार्क्स। समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। मार्क्स क्या कहते हैं कि धर्म के लोगों का अफीम कहा, ठीक है। धर्म को लोगों का अफीम कहा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इसको हम लोग देखते जाएंगे। फिर मार्क्स बोलते हैं कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो इतना ही पूछ लेता है, वर्ग संघर्ष का इतिहास, समाजों के इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास किसने कहा है? तो वो भी कौन हो जाएंगे? मार्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, इसको आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित है, ठीक है ना। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे तो जेपी नारायण है, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, तो राजा राममोहन राय हैं। तो मार्क्सवादी दर्शन से जो प्रेरित थे वह थे जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जेपी नारायण के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछता रहता है। जेपी नारायण मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे, ठीक है ना। यानी कभी कभी ये भी पूछता है जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ये कैसे, कौन से विचारक हैं? तो यह समाजवादी विचारक हैं। यह भी प्रश्न पूछता है। इन्होंने देश में समग्र क्रांति आंदोलन चलाया था, यह क्वेश्चन भी पूछता है। पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया भी था समग्र क्रांति के प्रमुख नेता कौन कौन हैं, तो यही जयप्रकाश नारायण। इनकी जो पुस्तक थी वह वाई सोशलिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। तथा दूसरा क्या है? टुवर्ड्स स्ट्रगल, यह भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को लगाइएगा। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के नाम पर पनप रहे सर्वाधिकारवाद की कटु आलोचना की। सर्वाधिकार का वाद मतलब क्या है? फांसीवाद, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो उसकी क्या करते थे? कटु आलोचना करते थे, या उसके आलोचक थे कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन करना चाहिए आपको। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में, तो थॉमस ऑब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया या रूसो। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीजीटी के लिए। देखिएगा, क्रांतिकारी पथ के मसीहा के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वर्तमान सोशल मूलक व्यवस्था अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के बदलाव के लिए पहली बार वैज्ञानिक आधार पर क्रांति की नींव रखी थी, ठीक है। तो इस वजह से उनको क्या है? क्रांतिकारी पथ के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहीं पर कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह कथन किसका है? तो अरस्तु हैं, बार्कर, मैक्सी और रूसो हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सी महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये यूपी जीडीसी में पूछा हुआ है और आपके लिए दोबारा पूछे जाने की संभावना है। प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति का साम्यवादी व्यवस्था, देखिएगा प्लेटो जो साम्यवादी व्यवस्था देते हैं वह स्त्री और संपत्ति के विषय में देते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना भी जरूरी है, साम्यवादी व्यवस्था आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। से प्रभावित होकर
मैक्सी ने क्या कहा था, यदि वह आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। क्यों? क्योंकि वह ऑलरेडी शुरुआत से ही क्या थे, साम्यवादी थे, और आधुनिक युग में आते आते वह और अधिक साम्यवादी हो जाते। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैक्सी ने जो है प्लेटो के बारे में यह बात बोली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि मैक्सी कौन से विचारक हैं जो प्लेटो के साम्यवाद से प्रेरित थे, तो मैक्सी महोदय थे। ठीक ना, तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 5वां प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, या राज्य सरकार की आत्मा है। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसके अनुसार क्या है, राज्य को जो है एक शोषण का यंत्र मानते थे। क्या मानते थे? शोषण का यंत्र कहते थे। ठीक है, जो भी मार्क्सवादी विचारक यानी कि मार्क्स थे, वो क्या है, राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते थे। तो इसीलिए राज्य एक वर्ग संरचना है कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राज्य क्या है, एक वर्ग संरचना है। राज्य जो है, जो भी अमीर हैं उनको पोषित करता है, और जो भी निम्न वर्ग के लोग थे उनको शोषित करता है। इस तरीके की बातें जो है मार्क्सवाद में कही गई हैं। ऑप्शन इसलिए ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। मार्क्स राज्य को एक वर्ग संरचना मानता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का है। ठीक है ना, देखिएगा, मतलब कि जो प्रोडक्शन है उसके जो भी साधन है उस पर नियंत्रण किसका रहता है, पूंजीपति वर्ग का। अतः राज्य की समस्त शक्ति का प्रयोग यह वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, मीन्स जो स्टेट जो भी करता है वह अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है, यानी कि यह वर्ग का मतलब है पूंजीपति वर्ग या उच्च वर्ग। ठीक है ना, यहाँ पूंजीपति वर्ग से मतलब है। इसी तथ्य के आधार पर मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति कहकर पुकारता है। वही जो मैंने बताया था कि राज्य शोषण का यंत्र है, या राज्य जो है पूंजीपति वर्ग की कार्यकारी समिति है, या उनका जो है शासन की प्रक्रिया है, एक तरीके से कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। तो अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बार बार रिपीट करेगा, तो यहीं से आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। राज्य और क्रांति का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से, या सभी से। तो जो राज्य और क्रांति का सिद्धांत था मार्क्स का, वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित था या वहाँ से प्रभावित था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, मार्क्स का राज्य क्रांति का सिद्धांत 1848 से लेकर के 1851 ईस्वी के मध्य संपन्न फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं से क्या था, प्रभावित था। जब आप मार्क्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर फ्रांस की क्रांति भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, यह उक्ति मतलब कि यह कथन कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना संबंधित है सामाजिक समझौता सिद्धांत से, राज्य के जीवधारी सिद्धांत से, राज्य के वैदिक सिद्धांत से, या राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। जब भी राज्य के आर्थिक आधार पर बात की जाए, ठीक है ना, माने कि स्टेट को अगर आर्थिक आधार पर बात कभी भी करता है तो वहाँ पर आप बिना कुछ सोचे समझे मार्क्सवाद को लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मार्क्सवादी जो बात होती है वह आर्थिक आधार पर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मजदूर वर्ग है उनको आर्थिक आधार पर जो है समानता की बात करता है मार्क्सवाद। तो इसलिए अब यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, यह इसका व्याख्या भी देख लेंगे। आधार और अभिरचना के सिद्धांत के आधार पर मार्क्सवादी राज्य को पूंजीपति आधार पर खड़ा किया गया है। ठीक है ना, मार्क्सवादी राज्य को किस आधार पर खड़ा किया गया है, पूंजीपति आधार पर खड़ा किया गया है। ऊपरी ढांचा मानते हैं, यह सर्वोच्च राजनीतिक संरचना है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। ठीक है, दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग उच्च वर्ग है आपका, और सर्वहारा वर्ग निम्न वर्ग है। ठीक है ना, निम्न वर्ग। तो इसी को जो है मार्क्सवाद में पढ़ा जाता है। और पूंजीपति वर्ग जो है राज्य की संरचना करता है। ठीक है, यानी कि राज्य की रचना करता है किसके लिए, निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए और अपने पोषण के लिए। यही चीज़ें बार बार अब आती रहेंगी और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछता रहता है। 9वां प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र
कब निर्धारित किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्चुअल है, यहाँ पर कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो 1948 हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे। सितंबर 1948 में यूनेस्को भवन, ठीक है ना, में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। उनके द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात राजनीति विज्ञान के क्षेत्र निर्धारित किए। ठीक है ना, तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया गया था और राजनीति विज्ञान विषय में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि बिंदुओं को समाहित किया गया था। मतलब कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को और ब्रॉड किया गया और बड़ा किया गया और फैलाया गया। ठीक है, अगला देखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत को दिया था? तो मैगनी है, लॉर्ड एक्टन है, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैगनी जो है यह एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं या इसकी उद्घोषणा करते हैं या इसको बताते हैं। तो यह इटली के महान देशभक्त और राजनेता थे मैगनी, जो एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिपीट भी कर सकता है। भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना मैगनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा कि अभिनव भारत संघ की स्थापना किस संगठन से प्रेरणा के आधार पर लिया गया था? वह था यूथ इटली। ठीक है, मैगनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था। ठीक है, वो एक राष्ट्र और एक राज्य की संकल्पना क्यों पारित करते हैं? क्योंकि वह चाहते थे कि इटली जो है एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, जो भी जितनी पॉलिटिकल बातें हैं सभी जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग स्टेट से ही संबंधित हैं और स्टेट को ही ऊपर उठाने के लिए, स्टेट की बातों को बताने के लिए ही राजनीति विज्ञान की परिचर्चा होती रहती है। ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए। 11वां प्रश्न रहेगा कि किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? यह इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लगाएंगे। तो हीगल हैं, रूसो, बेंथम, मार्क्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन डी। राज को जो है सदैव एक दमनकारी संस्था या शोषणकारी संस्था ऐसा भी पूछ लेता है, शोषणकारी संस्था या दमनकारी संस्था मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा। राज के संबंध में मार्क्स का विचार था कि यह सदैव ही दमनकारी संस्था है क्योंकि इसके द्वारा शोषक वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग मजदूर का शोषण करता है। ठीक है, शोषक वर्ग का मतलब कौन है? पूंजीपति, और शोषित वर्ग का मतलब है मजदूर, जो इनका शोषण किया जाता है, का शोषण करता है। राज का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति के रक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसी से सारी चीज़ें जो भी फैक्ट से निकल कर आते हैं। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देगा उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब नोट करना चाहिए आपको। 12वां प्रश्न देखिएगा। मार्क्स के अनुसार राज क्या है? तो दिव्य संस्था है, वर्ग शोषण के लिए संस्था है, एक सकारात्मक स्थायी है, अच्छाई है या स्थायी है? तो अभी ऊपर पढ़ा है आपने, वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है, ये बार बार पूछता रहेगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, सेंट थॉमस एक्विनास या बेंथम? तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है तो आपको इसको भी ध्यान देना चाहिए। ये पिछली जो वीडियोस चल रही थी उसमें जो है आया हुआ था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कई बार ये मिलाने के लिए आता है तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसमें? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य यानी कि तीन जो है बातों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन में समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि सभी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को प्रदान कर दी जाएंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? असुरक्षित हो जाएगी। यानी कि वो सर्वसत्तावाद या सर्वाधिकारवाद के विरोधी थे। अतः शासन के तीनों अंगों को दूसरे स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कि ये तीनों अंग एक दूसरे से क्या हों? स्वतंत्र हों। और यही पद्धति हमारे यहाँ भी अपनाई जाती है, जहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में
संसदीय व्यवस्था हमारे भारत देश में कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ से हर जगह से क्वेश्चन जोड़ने का प्रयास किया करें, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसे भी पूछ लेगा। अगला देखिएगा 14 क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? तो शोषण था, सामंतवाद था, असमादेय वर्ग संघर्ष था, पूंजीवाद। राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष था। एक तरीके से देखिएगा, वर्ड्स जोड़ दिया है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी जो व्याख्या है, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है। एंजल्स ने अपने प्रशंसनीय पुस्तक जो उनकी थी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय को लिखा है। क्या लिखते हैं कि यह समाज के विकास के लिए एक निश्चित चरण की उपज है। ठीक है, यह इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग या अंतर विरोध या संघर्ष का शिकार हैं जिसका कोई क्या हल नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म न कर दे, इसलिए प्रकट रूप से राज्य की आवश्यकता हुई है जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यही निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों का जिनमें से कोई समझौता संभव नहीं है, उपज और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर लेनिन महोदय हैं और साथ ही साथ आपके मार्क्स हैं और एंजल्स हैं। ये तीन व्यक्ति हैं जो कि मार्क्सवाद जो एक मतलब संघर्ष की स्थिति है उसके बारे में सब अपने तरीके से बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो यहाँ पर मार्क्स लगा देंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न रहेगा यहीं पर कि राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम और प्रकटीकरण है। देखिए अभी यही क्वेश्चन ऊपर छोटे से स्टेटमेंट में दे दिया गया था, अभी ये बड़ा दिया गया है, तो यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 17वां प्रश्न रहेगा, निम्न में से किसने राज्य के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किया था? तो ऑप्शन में है मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अभी ऊपर हमने बताया था, मार्क्स, एंजल्स और लेनिन, यानी कि संघर्ष का सिद्धांत सभी जो है तीनों ही विचारक देते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिएगा 18वां प्रश्न है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फांसीवादियों से, व्यक्तिवादियों से। तो यहाँ पर मार्क्सवादी हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जाएगा यानी कि स्वतंत्र रूप से पूछा जाएगा, तब आप वहाँ पर जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह बात कौन बोलता है? तो मार्क्सवादी कहते हैं। देखते हैं इसका जो व्याख्या है, राज्य के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार यह एक सर्वहितकारिणी संस्था है। ठीक है, राज्य को एक सर्वहितकारिणी संस्था मानता है, जो प्राचीन सिद्धांत है, जिसमें प्लेटो आपके थे और अरस्तु तथा अन्य दार्शनिकों का विचार था। मतलब कि वो राज्य को क्या है, हितकारिणी संस्था के रूप में देखते हैं। किंतु मार्क्सवादी जो हैं इस सिद्धांत से इनकार करते हैं और उनकी धारणा है कि राज्य एक सर्वहितकारिणी समुदाय कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मतलब कि राज्य जो है सभी के हित के लिए कार्य कभी भी नहीं कर सकता है। यह सदैव ऐसा संगठन रहा है और सदैव ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्ग के ऊपर शासन करता है, उनका शोषण करता है। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया गया है। एंजल्स के अनुसार यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दलन के लिए एक यंत्र मात्र है। ठीक है, दलन का मतलब उनको शोषण के लिए एक यंत्र मात्र है। यह एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु की धारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कि जो आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है, जो आदर्शवादी विचारकों का जो राज्य का सिद्धांत है उसके विपरीत है आपका मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ये राज्य को हितकारिणी संस्था मानते हैं और राज्य को मार्क्सवादी राज्य को क्या है, शोषणकारी संस्था मानते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। 19वां प्रश्न देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए, और कुछ सब्सक्राइबर भी आने चाहिए इस तरीके से। ठीक है ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति है, जनता, वर्ग या दल? तो मार्क्स जो भी अपना बात करते हैं तो वह वर्ग की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। मार्क्स है तो वहाँ पर अगर वर्ग की बात है तो वो तुरंत ही आप मार्क्स लगा देंगे। देखिएगा इसकी व्याख्या, अपनी इतिहास की भौतिकतावादी अथवा आर्थिक व्याख्या। कभी कभी ये पूछता है इतिहास की भौतिकतावादी और आर्थिक व्याख्या कौन करता है, तो वह आपके मार्क्स करते हैं। कि साथ साथ मार्क्स अपना वर्ग संघर्ष का इतिहास रखता है। यदि पहले को हम उसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं तो दूसरे को उसका यंत्र। ठीक है, यानी कि आर्थिक व्याख्या उसका यंत्र हो गया और ये जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है आपका। उसका साधन समझा जा सकता है जिसके द्वारा ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर आती है। मार्क्स इतिहास को युद्धों, राजाओं की नीतियों के द्वारा समझने का स्थान पर उसे आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी वर्गों का श्रृंखला समझता है। मैनिफेस्टो के इस कथन में आरंभ होता है कि आज तक संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका अर्थ यह है कि इतिहास के प्रत्येक प्रमुख युग एक आर्थिक वर्ग की प्रधानता रहती है और उस युग के बाद दूसरा युग आता है जिसमें उस आर्थिक वर्ग का, जिसकी पहले से युग में शोषण हुआ था, लंबे संघर्ष के बाद शासकों पर विजय पाता है तथा प्रत्येक काल और प्रत्येक देश में समाज के दो विरोधी वर्ग में बटा होता है। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त उत्पादन के साधनों पर स्वामियों का छोटा सा वर्ग और दूसरे श्रमिकों का बहुसंख्यक वर्ग होता है। ठीक है, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इन दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता है। इतिहास में महान आंदोलन इसी संघर्ष का फल है। ठीक है, मतलब कि जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को विषय में ही दोनों वर्गों में क्या होता है, निरंतर संघर्ष होता रहता है। दो वर्ग कौन से, वही एक शोषित और शोषणकारी वर्ग। ठीक है, अगला देखिएगा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कई बार देखिए अभी ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको लगाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑब्वियसली मार्क्स। ठीक है, अगला आइए 21वां प्रश्न है आपके सामने, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो दोस्तों काल्पनिक था, क्रांतिकारी था, विकासवादी था या फेबियनवादी था? तो मार्क्स के अनुसार जो समाजवादी चिंतन है तो वह काल्पनिक मानते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। काल्पनिक क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपने कहा था ना कि जो आदर्शवादी विचारक है यानी कि प्लेटो, अरस्तू, वह जो है राज्य को क्या है, राज्य को एक आदर्शकारी संस्था मानते हैं या सर्वहितकारिणी संस्था मानते हैं, जबकि मार्क्स जो है इसको शोषण का यंत्र मानते हैं राज्य को। तो इसीलिए मार्क्स जो है एक यथार्थवादी आधार पर बात करते हैं, जबकि जो आदर्शवादी हैं वो काल्पनिक बातें करते हैं। इसलिए उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था मार्क्स के अनुसार? कल्पनावादी था। ठीक है, इस तरीके से जोड़ने का प्रयास करें प्रश्नों को तो आपको ये देखिए इसकी व्याख्या भी है। कार्ल मार्क्स अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में अपने पूर्ण समाजवादी विचारकों की आलोचना करते हुए कल्पनावादी माना। ठीक है, वही आपके प्लेटो, अरस्तू, जैसा कि वेपर क्या कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की पर उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की। किसने? यानी कि आदर्शवादी ने, एक तरीके से देखा जाए तो वेपर कहते हैं। आइए अगला है 22वां प्रश्न है आपके लिए, मार्क्स किस देश का रहने वाला था? तो दोस्तों जापान, जर्मनी, फ्रांस या इटली? तो यह जर्मनी के रहने के वाले थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मार्क्स का जो है आपको जीवनी भी थोड़ी सी पढ़नी चाहिए तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को। ठीक है, और 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, तो यह भी आपको याद रखने वाली योग्य बात है। को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में हुआ था। मार्क्स ने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है फ्रांस और ब्रिटेन में बिताया। मार्क्स का काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद में रूपांतरित किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कार्य था उनका कि जो काल्पनिक समाजवाद था उसको वैज्ञानिक बनाया। ठीक, मार्क्स की शिक्षा बॉन बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई जहाँ वह GWF हीगल के चिंतन से बहुत प्रभावित हुए थे। ये क्वेश्चन भी कभी पूछता है कि वह किसके चिंतन से बहुत प्रभावित हुए थे? तो हीगल के चिंतन से। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछता है। बाद में ही उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को लेते हुए
फायरबाख से भौतिकतावाद लेते हुए अपने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का निरूपण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से बार बार प्रश्न आपका बनता रहता है, ठीक है। ये बात ये ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और आगे पूछेगा भी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आपका यहाँ जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, मार्क्स के अनुसार इतिहास की उपज क्या है, तो दोस्तों भौतिक शक्तियों का, धार्मिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों, भौतिक धार्मिक राजनीतिक शक्तियों का सम्मिश्रण का, तो दोस्तों ये भौतिक शक्तियों की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आइए अगला है 25वां प्रश्न, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, भौतिक शक्तियों का। ऑप्शन क्या है, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, मार्क्स ने हीगल का खंडन करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण पदार्थ है न कि चेतना। वेरी इंपॉर्टेंट। हीगल क्या है, आदर्शवादी विचारक हैं, देखिए, इसीलिए मार्क्स जो है कल्पनावादी विचारकों की क्या करता है, अवहेलना करता है या उनका विरोध करता है। तो हीगल भी क्या थे, एक आदर्शवादी विचारक थे। तो उनका जो बात थी क्या कि इनकी बात थी कि सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वह पदार्थ है न कि चेतना। और हीगल क्या मानते थे कि समाजवादी परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है, चेतना, लेकिन वह मानते हैं, मार्क्स मानते हैं कि यह पदार्थ है, ठीक है। तो इसी विषय पर यह इनकी जो है विरोध करते हैं। उत्पादन के साधन उत्पादन के संबंधों पर निर्धारित करता है और उत्पादन के संबंधों द्वारा सामाजिक घटनाओं का निरूपण होता है। मार्क्स पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा मजा आएगी और बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं, इनके आधार पर कई क्रांतियाँ भी हुई हैं, तो आपको मार्क्स पढ़ना चाहिए। अगला देखिएगा, 26वां प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का सम्मिलन किया है दोस्तों, तो मार्क्स और मिल है, मार्क्स और कांट हैं, हीगल और मार्क्स हैं, हीगल और लास्की हैं दोस्तों। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात होती है हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति में। ऑप्शन सी राइट है। द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स ने हीगल से ही लिया था। इसकी व्याख्या देखिए कि सब बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। हीगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद का द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। हीगल विश्व का अध्ययन सदैव ही विकासवादी दृष्टिकोण से करता है। इस विकासवादी क्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक क्रिया या डायलेक्टिक प्रोसेस का नाम दिया। इस द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यूनानी भाषा के डायलॉग से हुई है, जिसका अर्थ है वाद विवाद करना होता है, और डायलॉग से हुई है, और जिसके फलस्वरूप संश्लेषण अर्थात संवाद की उत्पत्ति होती है, जो पहले के दोनों रूपों से भिन्न होता है। मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित था, परंतु उसने हीगल के आदर्शवाद की उपेक्षा किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, मार्क्स हीगल के द्वंद्ववाद से तो प्रभावित थे, लेकिन हीगल का जो आदर्शवादी विचार थे उसकी उपेक्षा करता है तथा द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का प्रतिपादन करता है। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके 3 अंग हैं, क्या क्या, वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण या संवाद। उदाहरण, यदि गेहूं के दाने पर द्वंद्ववाद का अध्ययन करें तो गेहूं को जमीन में गाड़ देने से उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और एक अंकुरण प्रकट होगा, और वह अंकुरण विकसित होकर पौधा बन जाएगा और उसमें गेहूं के अनेक दाने लगेंगे। यदि गेहूं का बीज वाद है तो पौधा प्रतिवाद है, जो निरंतर बढ़ता रहता है, और पौधे से नए दाने का जन्म संश्लेषण है, यानी कि वह क्या है, वह संवाद है। संश्लेषण मतलब संवाद। आ रही बात समझ में? अच्छा प्रश्न है और अच्छी व्याख्या है, ध्यान से देखना चाहिए। निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल को कौन सा विचार लिया था? मार्क्स ने हीगल से कौन विचार लिया है? तो दोस्तों आपका वर्ग संघर्ष का, अतिरिक्त मूल्य का, द्वंद्वात्मक पद्धति, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही है द्वंद्वात्मक पद्धति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चंस बार बार पूछते रहेंगे। मार्क्स ने द्वंद्व या डायलेक्टिक सिद्धांत किससे लिया है? तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका हीगल से हो जाएगा, ठीक है। अब ये बार बार पूछता रहेगा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे यहीं पर कि द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत इनमें से किसका है? तो दोस्तों तो वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद या व्यक्तिवाद।
तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वैज्ञानिक समाजवाद की बात कौन करते हैं? मार्क्स करते हैं, ठीक है। मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद की बात को लाने, परिवर्तन करते हैं मार्क्स, समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद बदलने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। डेविड ईस्टन, मार्क्स, वेबर या कार्ल डैश? तो दोस्तों यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विचारधारा को भ्रामक चेतना, विचारधारा को मतलब कि वही आदर्शवादी विचारधारा है। देखिएगा, मार्क्स के अनुसार विचारधारा पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है, ठीक है। विचारधारा यह एक भ्रामक चेतना है जो शोषण के वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डालने का कार्य करता है। 31वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तभी आएगा। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, गलत है। यह बात कौन बोलता है? सकारात्मक अच्छाई कौन मानता है? ये आप लोग लिखिएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह भी गलत है। तो यह कौन लिखता है? राज्य शोषण का एक साधन है, तो बिल्कुल सही है। यह आपकी मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्स का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह भी गलत है, लेकिन यह कौन बोलता है? तो ये तीनों बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ व्याख्या, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और यह संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य है और पूंजीपति वर्ग जो है राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार क्या है कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है? शोषण करता है। राज्य एक शोषणकारी यानी कि संस्था है। अरे बात समझ में। अगला देखते हैं, मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है, कि राज्य केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे समाज राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य एक सत्ता पद्धति है। तो मार्क्सवाद के अनुसार जो है राज्य एक वर्ग संरचना है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, राज्य के विषय में जितनी भी बातें हैं आपको मार्क्सवादी विचारधारा में पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट, यही मेन टॉपिक है आपका जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर कई बार आपने पढ़ा हुआ है। आगे देखेंगे, 33वां प्रश्न है, इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? देखिएगा, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, जी.एस. मिल। आप सीधे सीधे आप इसको लगा लेंगे, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। देखिएगा, कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना जो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्रमशः इतिहास के भौतिकतावादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कभी कभी ये पूछता है कि दास कैपिटल का जो मेन थीम था वह क्या था? तो दोस्तों वह था इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किस पुस्तक में किया है? तो वह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये दोनों बातें भी यहाँ से ध्यान रखने के योग्य हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछता है। अगला देखते हैं, इतिहास के भौतिकतावादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? कि इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है, गलत है ये। समाज के नेताओं के द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, गलत है। मनुष्य की चेतना के द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, भी गलत है। लेकिन उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने कहा था ना कि जहाँ पर आर्थिक या उत्पादन इस तरीके की बातें हों तो वहाँ पर मार्क्सवाद होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ये देखिएगा, अच्छा पूछा हुआ है, यूपी जीआईसी की परीक्षा में पूछा हुआ है आपका। देखेंगे, इतिहास के भौतिकतावादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने इतिहास के प्रत्येक चरण को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर व्याख्यायित किया है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास प्रथा व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और अंत में साम्यवादी व्यवस्था, यह बनता चला जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और है, आप लोग इसको लगा लेंगे। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? तो परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है, परिवर्तन की मूल
सच्चाई पदार्थ है, ठीक है, प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है। तो मार्क्सवादी समाजवाद क्या मानता है, जो परिवर्तन है या जो इतिहास है वह उसकी मूल सच्चाई क्या है, मूल थीम क्या है कि वह पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा रिपीट भी करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसकी ये व्याख्या आप लोगों ने ऊपर पढ़ी हुई है, तो आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहीं पर, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या बिल्कुल संबंधित है। वर्ग संघर्ष ये भी मार्क्सवादी विचारधारा है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यह विचारधारा है। यद मातव्य यह जो है आपकी मार्क्सवादी विचारधारा नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ये यद मात्यम यानी कि लेजिस फेयर, यह नीति जो है आपकी उदारवाद से संबंधित, यानी कि यह जो है उदारवाद की धारणा है। किसकी? उदारवाद की धारणा है। जबकि अन्य सभी सिद्धांत मार्क्सवाद से हैं। और भी जो मान्यताएं हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद जैसे हो गया, ऐतिहासिक भौतिकतावाद है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग चेतना की अवधारणा, क्रांति का सिद्धांत है ना। ये सारी चीज़ें कहीं पर अगर पूछ जाए पदार्थ से संबंधित है या आर्थिक विचारधारा है, ठीक है, या कह लें कि आपका जो क्या कहेंगे आदर्शवादी विचारधारा का विरोध है, जैसे हिगल का विरोध करते हैं, वो प्लेटो अरस्तु की जो आपके राज की धारणा है उसका विरोध करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ भी आएंगी तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मार्क्सवाद हो जाएगा। ठीक, आइए अगला देखेंगे। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, इतिहास की भौतिकतावादी सिद्धांत संबंधित है। वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल फिर से वही है, यद मातवी यानी कि यह उदारवाद से है, लेजिस फेयर जो आप बोलते हैं। 38वां प्रश्न है और हमें लगता है आज का यह आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद संबंध नहीं रखता है। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, इतिहास के भौतिकतावादी सिद्धांत, अहस्तक्षेप, वर्ग संघर्ष, यह तीनों ही है। अहस्तक्षेप की नीति जो है ऑप्शन सी यहाँ पर मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर देखिएगा, ये हो गया है, कंप्लीट हो गया है हम लोगों का। तो लगभग जो है 38 प्रश्नों को हमने कर लिया। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक तरीके से देखेंगे तो वैज्ञानिक समाजवाद है ना, वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ा जा रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, साम्यवाद। यहाँ पर आप मार्क्सवाद भी बोल सकते हैं, मार्क्सवाद की विचारधारा जिसमें से आप मार्क्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित इतने प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है और इसके आगे की वीडियो फिर आपको दूसरे दिन मिल जाएगी। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। और आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।